स्वागत है आप लोगों का। आज के लेक्चर में हम आर्थिक समीक्षा 2020-21 पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा आर्थिक समीक्षा के बारे में जान लेते हैं। ये तैयार किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में ये तैयार होता है। इसे आर्थिक मामलों के विभाग के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा इसके पहले आपको जो याद रखना है वो लिखना है आर्थिक मामलों के विभाग के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा ये तैयार किया जाता है। तो जो अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनका नाम है कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम जी के मार्गदर्शन में आर्थिक समीक्षा 2020-21 को तैयार किया गया है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में पिछले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति रही है, अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी और उसकी चुनौतियां क्या थीं और उसका समाधान क्या हो सकता है, इन सब का विवरण रहता है किसमें? आर्थिक समीक्षा में। संसद में इसे वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है संसद में। और बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। और इसके अलावा जो आर्थिक समीक्षा के बारे में आपको जानने की आवश्यकता है, वो जो इस बार का आर्थिक समीक्षा है वो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए जो है जारी किया गया है। और इसमें जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसका मूलभूत विषय क्या है? इस बार का जो आर्थिक समीक्षा है उसका मूलभूत विषय क्या है? तो इसका मूलभूत विषय आप याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीवन और आजीविका की बचत। ये इतनी बात जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखी हुई है, ये मूलभूत विषय है आर्थिक सर्वेक्षण 2020 और 21 का। ये हमें याद रखना है। थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में देख लेते हैं कि 1964 तक इसको बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था। 1964 के बाद इसे अलग से प्रस्तुत किया जाने लगा, एक दिन पहले, बजट प्रस्तुत करने के एक दिन के पहले। और इसके अलावा सबसे पहला जो आर्थिक समीक्षा तैयार किया गया था वो 1950 और 51 के लिए तैयार किया गया था। इतना पर्याप्त है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान भारत ने निम्न में से किस आयाम वाली रणनीति को अपनाया? फर्स्ट दिया हुआ है महामारी पर नियंत्रण, नंबर 2 में दिया हुआ है वित्तीय नीति में सुसंगत बदलाव, नंबर 3 में दिया हुआ है लंबी अवधि के संरचनात्मक सुधार। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 2 3, बी में केवल 1, सी में केवल 1 एंड सेकेंड, डी में केवल 1 एंड थर्ड। तो इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं तीनों सही हैं, तो इसके हिसाब से इसमें ऑप्शन ए इज आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 2020-21 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत की जीडीपी की समृद्धि दर निम्न में से कौन सी रह सकती है? ए में दिया हुआ है -22.5%, बी ऑप्शन में है -15.7%, ऑप्शन सी में है -9.8%, ऑप्शन डी में है -7.7%। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
वर्ष 2021-22 में स्थिर कीमतों पर भारत की जीडीपी की विकास दर कितनी रहने का अनुमान आर्थिक समीक्षा 2020-21 में लगाया गया है। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 11%, ऑप्शन सी है 8.7% और ऑप्शन डी इज़ 9.3%। तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसको ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर, जिसे नॉमिनल ग्रोथ रेट भी कहा जाता है, कितनी रहने का अनुमान आर्थिक समीक्षा 2020-21 में लगाया गया है। ऑप्शन ए है 15.4%, ऑप्शन बी है 16.3%, ऑप्शन सी है 12.8%, ऑप्शन डी है 18.4%। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद व्यवस्था की बहाली या रिकवरी किस प्रकार की होने का अनुमान लगाया गया है। यानी यहाँ आकार की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप नियमित रूप से समाचार में सुनते होंगे, बार बार कहा जाता है कि कोरोना पैंडेमिक के बाद भारत की अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी है वो बी आकार में हो रही है। तो इसमें कई शेप की बात करते हैं हमारे जो अर्थशास्त्री होते हैं। थोड़ा सा 30 सेकंड लगेगा, देख लेते हैं कौन कौन से शेप हो सकते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। तो ये है, मान लीजिए थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे आसान है बिल्कुल। ये यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे जीडीपी दिया हुआ है। ये मान लीजिए कि भारत की जीडीपी का ग्रोथ ऐसे हो रहा है। तो जो सबसे अच्छा आकार माना गया है, शेप की बात की जाती है, वो जेड शेप का है। तो मान लीजिए यहाँ पे आ गई आपका कोरोना महामारी, ये अर्थव्यवस्था गिरी। उसके बाद सरकार के प्रयासों के द्वारा ये तेजी से बढ़ती है और पुनः जो है ये वापस पे लौट आती है। तो ये जो आकार बना हुआ है ये जेड शेप का है। तो ये जेड शेप हो गया, इसे सबसे अच्छा माना जाता है रिकवरी का। लेकिन इसकी बात नहीं की जा रही है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इसके बाद जो आता है वो वी शेप होता है। वी शेप देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे जैसे टाइम हो गया, यहाँ पे जीडीपी हो गया, ये भारत की जीडीपी बढ़ रही है। यहाँ पे कोरोना आ जाता है, हम नीचे चले जाते हैं। सरकार के प्रयासों के बाद इसमें वृद्धि होती है और पुनः उसी पे आ जाती है थोड़े समय के पश्चात। तो ये जो आकृति बन रही है वी, इसीलिए इसे कहा गया है वी शेप्ड की इकोनॉमी, मतलब रिकवर जो हो रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इसके बाद जो होता है यू शेप होता है। यू शेप देख लेते हैं कैसे है। वही यहाँ जीडीपी होगा, यहाँ टाइम होगा। तो ये थोड़ा सा महामारी वापस आने में समय लगेगा पर्याप्त। वी में तुरंत रिकवर हो रहा है, इसमें समय लग रहा है। तो ये शेप बन गया यू शेप का। यू शेप के बाद आता है डब्लू शेप। वो देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये है, तो इसमें क्या हुआ, कोरोना महामारी आई, अर्थव्यवस्था नीचे आ गई। सरकारों के प्रयास के द्वारा ये पुनः बढ़ रही थी, लेकिन तभी महामारी का दूसरा जो है प्रकोप आ गया, सेकेंड वेव। तो सेकेंड वेव में फिर क्या हुआ, या फिर नीचे गई, फिर पुनः जो है ये सरकारी प्रयासों द्वारा बढ़ेगी भविष्य में। तो ये इस तरह के शेप बन जाएंगे, जिसे कहा जाता है डब्लू शेप। इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद लास्ट जो कहा गया है वो एल शेप की बात की गई है। एल शेप सबसे बुरी स्थिति मानी जाती है। कोरोना महामारी की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था डाउन हुई, उसके बाद ये रिकवर नहीं हुई, बल्कि जितना डाउन हुई उसी के साथ वो पैरेलल चलने लगी जितना पहले अनुमान लगाया गया। तो इसका शेप यल चलता है। ऐसा बहुत ही मतलब खराब माना जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। तो हाँ, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे वी आकार की बात की गई थी भारत के संदर्भ में, हम देख चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनिए।
नंबर 1 लिखा हुआ है, कोविड-19 महामारी जनित लॉकडाउन में भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक खपत और निर्यातों ने विकास दर में और अधिक कमी नहीं आने दी। और सेकंड में दिया हुआ है, कोविड-19 महामारी जनित लॉकडाउन में भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश और निजी क्षेत्र में खपत में आई गिरावट ने विकास दर को कम किया है। इसमें देखना है कि केवल एक कथन सही है या केवल दो, या दोनों सही हैं या दोनों नहीं सही हैं। तो जो इसका ऑप्शन होगा सही वो सी होगा। इसमें दिए गए दोनों कथन सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2020-21 में भारत में कोविड-19 महामारी जनित लॉकडाउन के बावजूद निम्न में से किस क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक मजबूती प्रदान की? तो इसमें कुछ क्षेत्र दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कृषि एवं सहायक क्रियाएं, बी में दिया हुआ है विद्युत गैस जलापूर्ति तथा अन्य उपयोगिताएं, ऑप्शन सी में दिया है व्यापार एवं वाणिज्य परिवहन तथा संचार, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा सेवाएं। तो जैसा आप जानते हैं, कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन में सभी सेवाएं पूर्णतः बंद हो गई थी सिवाय कृषि क्षेत्र के। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2020-21 में भुगतान संतुलन के चालू खाते का घाटा या अधिशेष जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए है -0.9%, ऑप्शन बी है +1.5%, ऑप्शन सी है +2.0%, ऑप्शन डी है -1.6%। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र की विकास दर कितनी रह सकती है? तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए में है 2.0%, ऑप्शन बी है 3.0%, ऑप्शन सी है 3.4%, ऑप्शन डी है 3.9%। तो इसमें ऑप्शन जो है आप सी वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार दिसंबर 2020 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देश के कितने महीनों के लिए पर्याप्त था आयात बिल चुकाने के लिए? कहा जा रहा है कितने महीनों के लिए आयात बिल चुकाने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार था। ऑप्शन है ये 12 महीनों के लिए, ऑप्शन बी है 18 महीनों के लिए, ऑप्शन सी है 24 मंथ्स के लिए, ऑप्शन डी है 30 मंथ्स के लिए। तो इसमें जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारे पास 18 महीनों के लिए आयात बिल चुकाने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके उत्तर का सही विकल्प चुनिए। तो इसमें पहला कथन दिया हुआ है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने गरीबों तक पूर्व उपचार और उपचार पश्चात देखभाल की पहुंच के रूप में असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरे कथन में दिया गया है, स्वास्थ्य देखभाल पर जीडीपी का 1% से बढ़ के 2.5 से 3.0% हो जाने से स्वास्थ्य देखभाल पर लोगों द्वारा अपने स्तर से किया जाने वाला खर्च 65% से कम होकर 35% हो जाने का अनुमान है। इसमें आपको बताना है कथन केवल एक सही है या केवल दो या दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बुनियादी आवश्यकताएं सूचकांक के घटक कौन से हैं? फर्स्ट पेयजल, नंबर 2 आवास, नंबर 3 स्वच्छता, नंबर 4 सूक्ष्म पर्यावरण। तो इसमें से आपको बताना है कि जो बुनियादी हमारी आवश्यकताएं होती हैं उसके प्रमुख संगठक कौन कौन से हैं। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, केवल 1 2 3, ऑप्शन बी में है 2 3 4, ऑप्शन सी में है केवल 1 3 4, या ऑप्शन डी में है ये चारों। तो आप पढ़ेंगे तो देखेंगे ये चारों ही हमारी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए जरूरी हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते नंबर फर्स्ट दिया हुआ है वैश्विक व्यापार में तीव्र गिरावट आई। नंबर 2 दिया हुआ है उपभोक्ता वस्तुओं के दाम कम हुए। नंबर 3 बाहरी वित्तीय स्थितियों में संकुचन आया है।
तो कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते आप देखे होंगे पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया था, एक देश से दूसरे देश में आने पे पूरी तरह से रोक थी। तो इसमें जो है पहला कथन बिल्कुल सही लग रहा है। उपभोक्ता वस्तुओं के दाम कम हुए, क्यों कम हुए? लोगों की इनकम के सोर्स बंद हो गए, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो डिमांड कम हो गई, और जब डिमांड कम हो जाती है तो दाम भी कम हो जाता है। ऑप्शन ये मतलब कथन दूसरा भी सही लग रहा है। बाहरी वित्तीय स्थितियों में संकुचन आया, ये भी सही लग रहा है। तो इसमें तीनों सही हैं। अब ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। तो इसमें सीधे सीधे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अप्रैल दिसंबर 2020-21 में भारत में वस्तु व्यापार घाटा कितना रहा? यहाँ पे डाटा पूछा गया है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आर्थिक समीक्षा बहुत ही विश्वसनीय डाटा होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें देख लेते हैं हम। ऑप्शन आप देख लीजिए। 75.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 57.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और सी है 125.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और डी है 145.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इसमें जो है वो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें पूछा गया है कि कौन सा असत्य है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आइए पढ़ लेते हैं। विकल्प कौन सा है? वस्तुओं का कुल आयात अप्रैल दिसंबर 2020 में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 29.1% घटकर 258.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ऑप्शन बी है अप्रैल दिसंबर 2019 के दौरान भारत के निर्यात 238.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 15.7% घटकर 2020 की इस अवधि में 200.8 अमेरिकी डॉलर रह गए। ऑप्शन सी है दिसंबर 2020 में भारत विदेशी विनिमय भंडार 20 महीनों आयात के लिए पर्याप्त था। ऑप्शन डी दिया हुआ है अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान सकल सेवा प्राप्तियां 41.7 बिलियन डॉलर थी। सी ऑप्शन में लग रहा होगा क्योंकि इसी से संबंधित अभी हमने आगे सवाल हल किया था, तो वहाँ 18 महीने बताया गया था। तो उसको वो चीज़ अब और याद है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ पे सी जो है वो असत्य है, इस क्वेश्चन में असत्य पूछा गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, ये गलत लिखा हुआ था, क्वेश्चन में गलत पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने निम्न में से कौन सी पहल शुरू की है? फर्स्ट दिया हुआ है विश्व सौर बैंक, और दूसरा दिया हुआ है एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड। तो इसमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है। तो ए बी सी डी, ए में केवल एक, बी में केवल दो, सी में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है, डी में कोई नहीं। तो सीधे सीधे इसमें आपको लग रहा है कि इसमें ऑप्शन सी यानी कि दोनों कथन सही हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रहना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। हम आपसे आशा करते हैं कि आप कमेंट में इसका जवाब ज़रूर से ज़रूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। देश के सकल मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों की हिस्सेदारी स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2019-20 में कितनी थी? ऑप्शन ए है 14.3%, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 17.8%, ऑप्शन डी है 19.3%। तो इसमें से जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में मत्स्य उत्पादन कितना रहा? तो मत्स्य उत्पादन कितना रहा ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार बजट में भी मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च की जा रही है राशि। तो ये थोड़ा सा इसको महत्व दिया गया है, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल दिसंबर 2020 के दौरान भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा साझीदार देश कौन सा है? ये अप्रैल दिसंबर 2020 की अवधि के लिए पूछा गया है। ऑप्शन ए में चीन को दिया हुआ है, ऑप्शन बी में संयुक्त राज्य अमेरिका दिया हुआ है, ऑप्शन सी में संयुक्त अरब अमीरात को दिया हुआ है,
और ऑप्शन डी में यूके को दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि चीन है, लेकिन चीन नहीं है, इसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये सवाल आ सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कौन सा रहा है? तो ये आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन ए में है 129, ऑप्शन बी में है 130, ऑप्शन सी में है 131 और ऑप्शन डी में है 132। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आपके लिए एक काम और है, आपको बताना है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। कमेंट में आप लिख के बताइए। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने 20 महत्वपूर्ण सवालों को देखा। कमेंट में आप बताइए क्या कमियां रह गई, क्या और अच्छा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।